नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी बड़ी ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जो हुकूमत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, हुकूमत की जानिब से जो एक मास्टर स्ट्रोक लगाया गया है, इस खबर से और दूसरी खबर जुड़ी है हुकूमती इत्तेहाद से। और ख़बर ये है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इन दो ख़बरों से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और आगे चल के पीटीआई से जुड़ी बड़ी ख़बर की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई, ये मामला क्या है? कई दिनों से हम ये सुन रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम लाना चाहती है, लेकिन इस 28वीं तरमीम को लेके हुकूमती इत्तेहाद में ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन जो इख्तलाफात की ख़बरें हैं वो भी बाहर आ रही थी, लेकिन कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा था। लेकिन अब ये इख्तलाफ जो है या इख्तलाफात किस बात पे है, ये वाज़ेह हो चुका है। मामला नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2010 में जो 28वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई, जिसमें तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड थीं। 18वीं तरमीम के ज़रिए समाजी बहबूद का जो सब्जेक्ट था वो सूबों को डिवॉल्व कर दिया गया, सूबों को बाख्तियार बनाया गया, NFC अवार्ड भी तश्कील दिया गया। और 18वीं तरमीम के बाद जो मालियाती तब्दीलियाँ हुई फेडरेशन के स्ट्रक्चर में, कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर में, उसके बाद सूबे अमीर हो गए और वफाक जो है वो गरीब हो गया। अब हुकूमत ये जो बैलेंस, मतलब जो फेडरेशन का बैलेंस इम्बैलेंस हुआ, उसको दोबारा से मुतवाज़न करना चाहती है। अब 28वीं तरमीम में एक प्रपोज़ल ये भी है कि जो BISP का प्रोग्राम है, ये भी समाजी बहबूद का प्रोग्राम है, लोगों को माली तौर पे सपोर्ट पर करने का प्रोग्राम है, जो कि 18वीं आईनी तरमीम के तहत सूबों का प्रोजेक्ट है, सूबों की जिम्मेदारी है। अब 28वीं तरमीम में एक प्रपोज़ल ये है कि BISP जो है वो डिवॉल्व किया जाए, सूबे उसमें ख़ुद जो है वो कंट्रीब्यूट करें और आवाम को सपोर्ट करें, आवाम की समाजी बहबूद करें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी BISP की जो डेवोल्यूशन है, इसकी मुखालफत कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की कैंपेन के दौरान और जो गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सकर्दू में ख़िताब किया, उसमें ये इल्ज़ाम बिलावल ज़रदारी की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज़ पे लगाया गया कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ ये कह रही है कि हम GB का इलेक्शन जीतने के बाद जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हैं उन्हें बाख्तियार बनाएंगे। बिलावल ज़रदारी ने कहा कि ये GB के अवाम को क्या बाख्तियार बनाएंगे, ये तो 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। वो 18वीं तरमीम जिसके तहत सूबा पंजाब को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो बिलावल का जो इल्ज़ाम है वो ये है कि हुकूमत BISP को डिवॉल्व करना चाहती है, 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, 18वीं तरमीम जो है ये ख़त्म करना चाहते हैं। जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि समाजी बहबूद का जब शोबा 18वीं तरमीम के तहत डिवॉल्व हो चुका है, सूबों के पास जा चुका है, तो फिर ये ज़िम्मेदारी वफाक की बजाय ये सूबों को लेनी चाहिए, क्योंकि वफाक के पास पहले ही जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, उसकी वजह से इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो वफाक की सतह पे नहीं चलाया जा सकता। अब ये जो नाज़रीन मुखालफत है या जो इख्तलाफात हैं, देखें 18वीं तरमीम एक बहुत अच्छा इक़दाम था, लेकिन 18वीं तरमीम के तहत जो वफाक है, वफाक कुछ कमज़ोर हुआ। अब सूबों की जिम्मेदारी है कि वो फेडरेशन को, वफाक को जो है वो मजबूत करें। अभी पिछले दिनों जब नई नहरें तामीर करने की बात हो रही थी, तो हमने देखा कि सूबा सिंध में धरना दे दिया गया, सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। हुकूमत को नई नहरें तब्दील करने के अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। जब ऐसे मौके पे भारत की जानिब से पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप नाजरीन मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप
ये समझते हैं देखने वाले कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन का पानी का ज़ख़ीरा है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को पानी की अवेलेबिलिटी के मज़ीद मसाइल दरपेश होंगे। तो जब इस किस्म के मसाइल का हमें सामना है और वफाक के पास फंड्स नहीं होते, तो फिर सूबों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो वफाक को मजबूत करें, वफाक का हाथ बटाएं। अगर फ़ौज का दिफाई बजट है तो फ़ौज जो है वो तमाम सूबों को भी करती है, मुल्क की तमाम सरहदों की करती है, जिसमें पंजाब भी है, सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, जी भी आज़ाद कश्मीर भी है। तो ये मालियाती बोझ जो वफाक पे है, इसे सूबों को बांटना चाहिए। इससे कोई 18वीं तरमीम को झटका या धचका नहीं लगेगा, बल्कि अगर वफाक मजबूत होगा तो सूबे मजबूत होंगे, वफाक मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा, वफाक मजबूत होगा तो पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत होगी। तो ये जो इख्तलाफ है अब ये वाज़े हो चुका है। लेकिन इन्हीं माली मामलात पे हुकूमत को एक बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की हम बात करते हैं ना, कि ख़जाने में पैसे नहीं आते, टैक्स कलेक्शन नहीं होती, जो टैक्स का नेटवर्क है उससे हुकूमत वसी नहीं कर पाती, जो पहले से टैक्स नेटवर्क में लोग मौजूद हैं उन्हीं के ऊपर ही जो है वो बार बार जो बोझ है वो बढ़ाया जाता है। मज़ीद जो टैक्स पेयर्स हैं उनको नेटवर्क में नहीं लाया जाता। अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, बल्कि ताजरों के साथ मुशावरत के साथ, कि जब 20 करोड़ तक जिसकी ट्रांजैक्शन टर्नओवर होगा वो 25,000 सालाना टैक्स देगा। 20 करोड़ तक जिसका सालाना टर्नओवर होगा वो सालाना सिर्फ 25,000 टैक्स देगा। और हुकूमत के इस ऐलान को, इस फैसले को ताजर कम्युनिटी की जानिब से खुश आइन करार दिया गया है। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन, माज़रत के साथ यह बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो 20 करोड़ से नीचे नीचे जिनकी टर्नओवर होगी, किसी की 19 करोड़ है, 19.5 करोड़ है, 20 करोड़ है, 15 करोड़ है, वो तो सिर्फ 25,000 टैक्स देंगे। लेकिन ऐसे छोटे दुकानदार जिनका सालाना टर्नओवर अगर 50 लाख का है या 1 करोड़ का है, वो भी 25,000 देंगे। तो ये वक्ती तौर पे तो फार्मूला ठीक है, लेकिन टैक्स का इतलाक़ जो है वो बराबरी, मसावात की सतह पे होना चाहिए। लेकिन बहरहाल टैक्स नेट को बढ़ाने के बाद हुकूमत हो सकता है कि इस मामले के बारे में भी सोचे। लेकिन बहरहाल पहले मरले में हुकूमत को कामयाबी मिली है। 25,000 का जो टैक्स लगाया गया है, इसे ताजर कम्युनिटी की जानिब से जो है वो बरादरी की जानिब से खुशाइन करार दिया गया है। अब नाज़रीन, PTI से जुड़ी खबर पर आ जाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तो कहती है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बयानिया तो बनाती है कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शिकवा भी करती है कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है। लेकिन ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिकवे, शिकायत और उनके आप यूँ कहें कि दुख भरी दास्तान हो गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद क्या कर रही है? जो सियासी इंतकाम का शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, उन्होंने अपने सूबे में कैसे अपने मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, इस मामले से जुड़ी तहलका खेज़ तफसीलात अब आगे प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। मामला नाज़रीन ये है कि बन्नू में एक हाउसिंग स्कीम बनी CPEC रेजिडेंशिया के नाम से, और इस हाउसिंग स्कीम जो कि 2024 से बहुत पहले इसकी तमाम जो तकाज़े थे, कानूनी जो मंजूरियाँ हासिल करनी थी, वो तमाम तकाज़े पूरे कर लिए गए। लेकिन 19 अगस्त 2024 को ये होता है कि बन्नू खैबर पख्तूनख्वा के महकमा एंटी करप्शन के जो सर्कल ऑफिसर थे, उनकी जानिब से अपने महकमे के सरबराह को एक खुफिया रिपोर्ट पेश की जाती है। उस खुफिया रिपोर्ट के साथ एक ख़त लिखा जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि CPEC रेजिडेंशिया के नाम से जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है, जो कि दिलावर ख़ान नामी शख्स की ख़ानदानी हाउसिंग स्कीम है, इसमें सरकारी अराज़ी को फ़रोख्त किया जा रहा है। इसमें जो सरकारी वसाइल हैं, सरकारी वसाइल की लूट मार करके सरकार के जो असासे हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो सर्कल ऑफिसर की इस खुफिया रिपोर्ट के ऊपर जो महकमा एंटी करप्शन के सरबराह थे, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया, तहकीकात का कह दिया गया, और इंक्वायरी के हुक्म के साथ साथ ये भी कहा गया कि फौरी तौर पे जल्द अज जल्द जो है
ये सारी तहकीकात मुकम्मल की जाएं। अब डिस्प्यूट कितनी अराजी का था? टोटल डिस्प्यूट जो है वो 39 कनाल अराजी का था, जबकि जो मुकम्मल हाउसिंग सोसाइटी थी वो सैकड़ों कनाल पे मुश्तमिल थी। अब जैसे इंक्वायरी का हुक्म होता है, सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर ना सिर्फ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली जाती है उस हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ, बल्कि FIR दर्ज करने की रिकमेंडेशन भी दे दी जाती है। अब ये दिलावर खान कौन है? दिलावर खान वालिद हैं जज हुमायूं दिलावर, जिन्होंने 5 अगस्त 2024 को इमरान खान को 3 साल की सज़ा सुनाई। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया, यानी 5 अगस्त 2024 को इमरान खान को सज़ा होती है, 3 साल की कन्विक्शन होती है। खान साहब की गिरफ्तारी, खान साहब को अटक जेल में कैद कर लिया जाता है लाहौर जमान पाक से गिरफ्तार करके, और इस अदालती फैसले के ठीक 14 दिन के बाद जज हुमायूं दिलावर के वालिद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ होता है। और जब इंक्वायरी मुकम्मल होती है तो इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 9 सितंबर 2024 को FIR का इंदराज किया जाता है। इब्तदाई तहकीकात में 2 मुल्ज़मान के नाम जो है वो सामने रखे गए, एक दिलावर खान और दिलावर खान के बेटे जो कि सरकारी ऑफिसर थे सादिक खान को शामिल किया गया था। लेकिन जब FIR दर्ज की गई तो FIR में जज हुमायूं दिलावर का नाम भी शामिल कर लिया गया। FIR में स्टार हाउसिंग सोसाइटी को भी मुल्ज़म के तौर पर शामिल कर लिया गया। और जैसे ही FIR दर्ज होती है, अरेस्ट वारंट जो है वो जारी हो जाते हैं, और वारंट की गिरफ्तारी जारी होने के बाद जो दिलावर खान हैं, जिनका बाद अज़ां इंतकाल हो जाता है, वो पेशावर हाई कोर्ट से रिजू करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट बन्नू बेंच में इस केस की समाअत होती है, और पेशावर हाई कोर्ट में जो दिलावर खान के वकील होते हैं वो अदालत में ये बताते हैं कि ये ख़ानदानी मलकियती ज़मीन है, और इस मलकियती ज़मीन से मुतल्लिक खैबर पख्तूनख्वा की मातहत अदलिया का 1980 का मलकियती फ़ैसला मौजूद है, जिसमें ये अराज़ी जो है इसे दिलावर ख़ानदान की मलकियत करार दिया गया। और वकला अदालत में तमाम दस्तावेज़ात दिखाते हैं और बताते हैं कि चूँकि हुमायूं दिलावर ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, तो उस फैसले के बाद अब KP हुकूमत जो है वो दिलावर खान और उनके बेटों को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। दिलावर खान और उनके बेटे सादिक खान और हुमायूं दिलावर से बदला लेना चाहती है। अदालत के सामने वो तमाम दस्तावेज़ात रखी गई कि यह हाउसिंग सोसाइटी शुरू करने से पहले जितने भी कानूनी तकाजे थे, जो मंजूरियाँ हासिल करनी थी, जो NOC सर्टिफिकेट हासिल करने थे, वो तमाम तकाजे पूरे किए गए। इसके बाद हुकूमत की बारी आती है दलाइल देने की। हुकूमत कहती है कि हाउसिंग सोसाइटी में 39 कनाल अराजी ऐसी है जो कि सरकारी ज़मीन थी, बरसाती नाला था, शामलात की ज़मीन थी, मुश्तरका अराजी थी, ये हाउसिंग सोसाइटी में शामिल नहीं हो सकती थी। और साथ में हुकूमत ने कहा कि जो इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी को ना रोका जाए। अगर हतमी तहकीकात में ये लोग बेगुनाह साबित हो जाते हैं, अपने आप को साबित कर लेते हैं, तो इनके खिलाफ केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अदालत ने दोनों जानिब की दलाइल सुनने के बाद डिक्लेयर ये किया, जो 2 रुकनी बेंच था पेशावर हाई कोर्ट का, जिसमें जस्टिस तारिक अफरीदी साहब बेंच की सरबराही कर रहे थे, और बेंच में दूसरे जो जज हैं जैसे सादतुल्लाह खान साहब शामिल थे। अदालत की तरफ से कहा गया कि ये जो सारी इंक्वायरी शुरू की गई, अगर खैबर पख्तूनख्वा के महकमा एंटी करप्शन के जो कानून हैं, जो रूल्स हैं, उनका जायज़ा लिया जाए, तो रूल्स और कानून इस बात का तकाजा करते हैं कि अगर 19 ग्रेड से ऊपर के अफीसर के खिलाफ कोई तहकीकात करनी हो, तो महकमा एंटी करप्शन जो है उसकी चीफ सेक्रेटरी से, सूबे के चीफ सेक्रेटरी से मंजूरी लेगा। तो पेशावर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि हुमायूं दिलावर जो कि 20 ग्रेड्स के अबव के जुडिशल ऑफिसर थे, उनके खिलाफ जो तहकीकात का आगाज़ किया गया महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, ये इंक्वायरी शुरू करने से पहले चीफ सेक्रेटरी KPK से किसी किस्म की मंजूरी नहीं ली गई। तो ये जो तहकीकात इंक्वायरी हुई, इसे अदालत ने गैर कानूनी करार दिया। और फिर अदालत ने इस गैर कानूनी इंक्वायरी में मुलविस जितने भी सरकारी अफसरान थे, उनके खिलाफ एक्शन लेने, महकमाना कार्रवाई करने, और 2 माह के अंदर जो है, 2 माह है या 6 माह है, इस अरसे में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। जबकि जो डिस्प्यूटेड अराजी है उससे मुतल्लिक भी अदालत ने अपने फैसले में ये कहा कि ये जो अराजी है, इस ज़मीन से मुतल्लिक जो डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट थी
वो रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है और ये मलकीती ज़मीन है दिलावर खान की, उनके ख़ानदान की ये मलकीती ज़मीन है। और जो डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट है जिसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर की गई हैं, इस रिपोर्ट को अदालत ने दुरुस्त करार दिया। और साथ में जो हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ लिया गया कि वो नहीं जानते थे कि हुमायूं दिलावर जो कि जुडिशल ऑफिसर हैं, हुकूमत ने इससे लाज़मी का इज़हार किया, तो इस पर अदालत ने यह डिक्लेयर किया कि जो आपने 9 सितंबर को FIR दर्ज की है, 9 सितंबर को 2024 को FIR दर्ज होने से 3 दिन पहले यानी 6 सितंबर को महकमा एंटी करप्शन को लिखे गए जज हुमायूं दिलावर का लेटर भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो हुकूमत कैसे लाज़मी का इज़हार कर सकती है? और फिर मीडिया, सोशल मीडिया पे ये केस वाइडली रिपोर्ट भी हो रहा था। तो ये तहरीक इंसाफ ने कैसे सियासी इंतकाम लिया जज हुमायूं दिलावर से, ये राज फाश हो चुका है। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहते हैं कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हम तो कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, बालादस्ती चाहते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपने सूबे में क्या कर रही थी कि एक जुडिशल ऑफिसर को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे थे, एक जुडिशल ऑफिसर को इबरत का निशान बनाना चाहते थे। आज वो जो राज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो फाश हो चुका है। और डेफिनेटली ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है, ये फैसला, इस अदालती जजमेंट ने तहरीक इंसाफ के पांव तले से ज़मीन निकाल दी होगी कि हमारा ये जो हथकंडे थे एक जुडिशल ऑफिसर हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़, उनकी फैमिली, उनके भाई, उनके वालिद के ख़िलाफ़, ये अवाम के सामने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आश्कार हो चुके हैं, अया हो चुके हैं। अब नाज़रीन देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो आ चुका है, डेफिनेटली इसे सूबाई हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, इम्कान तो यही है। और हो सकता है FCC जाए, कानूनी नुक्ता भी इसमें है, आइन और कानून के इंटरप्रिटेशन का सवाल भी है। लेकिन देखना यह होगा कि जिन मुलविस अफसरान के ख़िलाफ़, जिन्होंने हुमायूं दिलावर, उनके वालिद, उनके भाई के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज किया, उनके ख़िलाफ़ महकमाना क्या कार्रवाई करके पेशावर हाई कोर्ट में क्या रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।